Dear students, how are you? I hope you will be fit and fine. Today we are going to learn the chapter of 11th class from Indian Constitution at Work. The topic is rights in the Indian Constitution. भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको अधिकार नहीं दिए गए होते तो कैसा जीवन होता आपका। अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं होता, आपको जीविका कमाने का अधिकार नहीं होता, आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, आपको कहीं आने जाने का अधिकार नहीं होता, तो कैसा जीवन होता। वास्तव में अधिकारों के बिना हमारा जीवन असंभव है। कोई भी व्यक्ति बिना अधिकारों के विकास नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज हम अधिकारों की बात करते हैं। वास्तव में अधिकार है क्या? अधिकार ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें रहकर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास कर अपनी उन्नति करता है। It means these are such circumstances by which a person can progress physically, mentally, physically and morally. वास्तव में व्यक्ति का चहुमुखी विकास अधिकारों द्वारा ही संभव है। All round development can be possible only by the rights. Now see what is the nature of rights. अधिकारों की प्रकृति क्या होती है? First is that अधिकारों की उत्पत्ति स्वयं व्यक्ति से हुई है। अधिकारों का जन्म व्यक्ति से ही हुआ है, क्योंकि व्यक्ति को ये चीजें जरूरत महसूस हुई कि उनको आगे बढ़ने के लिए क्या सर्कमस्टांसेस चाहिए, तभी अधिकारों का जन्म हुआ। संविधान बनाने वालों ने सोचा कि अगर व्यक्ति का हमें विकास करना है और व्यक्ति से ही समाज का विकास है और समाज से ही देश का विकास है, तो ऐसी कौन सी हमें परिस्थितियां देनी होंगी कि हमारा समाज जो है आगे बढ़ सके, प्रोग्रेस कर सके। सेकंड है, स्वार्थ पर आधारित नहीं है, ये बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को हमने दे दिया, कोई स्पेसिफिक पर्सन को दिया नहीं, स्पेसिफिक कास्ट को दिया नहीं, स्पेसिफिक रिलीजन को दिया नहीं। ये अधिकार हमें बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होते हैं। इसका अर्थ ये है, बिना किसी जाति के, बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी नस्ल के भेद के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के सब व्यक्तियों को बराबर प्राप्त होते हैं। तीसरी बात इसमें यह है, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायक। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, अधिकार हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, physically, mentally, morally, all types of development we can do after getting the rights. Next one is प्रकृति में मौलिक होते हैं और संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। These are fundamental by nature. How they are fundamental by nature? Because these are given by the Constitution. क्योंकि हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं और संविधान इसकी रक्षा भी करता है। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो संविधान द्वारा इसमें संरक्षण मिलता है हमें। सरकार भी इसका हनन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये संविधान में लिखे गए हैं। सो दीज आर फंडामेंटल एंड आर गिवन कंजर्वेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। The arrangement of fundamental rights in the Indian Constitution. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। These are divided into 6 parts. इनको 6 अधिकारों में बांटा गया है। पहला है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से 18 तक लिए गए हैं। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता।
इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। सब व्यक्ति छोटे से लेकर बड़े पद तक कार्य करने वाले सभी कानून के समक्ष समान होंगे। सभी के लिए कानून बराबर होगा, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जाएगी। आर्टिकल 15 में बताया गया है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड लिविंग प्लेस। इस प्रकार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16, रोजगार के अवसर में समानता दी जाएगी। सभी को योग्यता के अनुसार रोजगार में बराबर अवसर दिए जाएंगे, परंतु इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या फिर महिलाओं के लिए और कुछ विशेष जातियों के लिए अलग से आरक्षण रखे गए हैं रोजगार के अवसर के लिए। ये कुछ अपवाद हैं। आर्टिकल 17 में छुआछूत की बिल्कुल समाप्ति कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने या कुएं इत्यादि से पानी लेने की मनाही करने के पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। ये जो है अपराध माना जाएगा और ये दंडनीय होगा। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन नया संविधान बनने के बाद कुछ विशेष व्यक्तियों को, जिन्होंने कुछ अपनी विशेष देश के लिए सेवाएं दी हैं, उनके लिए पद्मश्री, पद्म भूषण आदि उपाधियां शुरू की गई हैं। तो अब जो है 1980 के बाद इन उपाधियों की शुरुआत फिर से कर दी गई है संविधान के अंदर। इस प्रकार हमने देखा समानता का अधिकार के अंदर 14 से 18 तक अनुच्छेद में ये सारे आते हैं। सेकेंड राइट में मिला है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। वास्तव में स्वतंत्रता का अधिकार कई स्वतंत्रताओं का समूह है। ये हमारे संविधान की आत्मा और प्राण। सबसे पहला इसमें हमें भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकता है, परंतु इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यह अभिव्यक्ति राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखे, नहीं तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा है, व्यक्ति को कहीं भी शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक व्यक्ति कहीं भी सभा कर सकता है। तीसरा है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने संगठन या संघ का निर्माण कर सकता है, परंतु हमें इसमें ध्यान रखना होगा कि इसमें राष्ट्रीय हित में कोई हानि ना पहुंचे और देश की एकता अखंडता को कोई हानि नहीं पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो राज्य का अधिकार है कि वह उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता है। उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक और पूर्व से असम से लेकर पश्चिम तक, गुजरात कच्छ तक व्यक्ति कहीं भी घूमने के लिए जा सकता है, परंतु इसमें भी कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाए या सार्वजनिक हित को हानि पहुंचाए, तो इस स्वतंत्रता पर रोक लग सकती है। देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में, किसी भी कोने में आप रह सकते हैं। यहाँ भी वही नियम लागू होगा कि किसी सार्वजनिक हित को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए।
अन्यथा आपके इस स्वतंत्रता पर भी रोक लग सकती है। नेक्स्ट है आजीविका की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपना रोजगार चुनने का अधिकार है, अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। इसमें भी हर व्यक्ति को राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सार्वजनिक हित का ध्यान रखकर चलना होगा। इस प्रकार हमने देखा कि स्वतंत्रता का अधिकार कई स्वतंत्रताओं का समूह है, परंतु हमें इन अधिकारों का इस्तेमाल राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, अन्यथा हमारे से ये स्वतंत्रताएं ली जा सकती हैं। Now see next right against exploitation, शोषण के विरुद्ध अधिकार। It comes under Article 23 and 24. इस अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 23 में दास प्रथा या मनुष्यों का व्यापार तथा बिना वेतन काम पर लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी को दास नहीं बना सकता और मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकता और ना ही बिना वेतन के किसी को काम पर लगा सकता है। ये सब जो है गैर कानूनी घोषित किया गया है आर्टिकल 23 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 24। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में या कोई जोखिम भरे स्थानों पर आप नहीं लगा सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये दंडनीय अपराध है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कम्स अंडर आर्टिकल 23 एंड 24, और इसमें जो है दास प्रथा, बिना वेतन के काम करवाना, मनुष्य का व्यापार करना और 14 वर्ष से कम बच्चों को हम काम पर नहीं लगा सकते। इस प्रकार आपने देखा आज हमने संविधान में दिए गए 3 अधिकारों का अध्ययन किया। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। In the next video, we will come to know about the three others fundamental rights. Till then, bye. Stay home, stay safe.